हेलो दोस्तों, मैं हूं फरीन राना। स्वागत करती हूं आप सभी का। आज हम देखेंगे बिहार पीसीएस में पूछे पॉलिटी के हमारे बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्टेट फाइनेंस कमीशन की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन की स्थापना गवर्नर के द्वारा की जाती है और इसका जो प्रोविज़न आया था वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये लाया गया था। इसके लिए आर्टिकल 243I प्रावधान किया गया है और ये इसका कार्य क्या होता है कि ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड उनके सारे अकाउंट्स और उन्हें डिवीजन टैक्स कार्य करता है और ये एक संवैधानिक बॉडी है। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है के लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। संविधान का आर्टिकल 324 कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएगा, ठीक है। लेकिन जिस तरीके के एलिगेशंस अब लग रहे हैं तो वहाँ पर इसमें रिवीजन ऑफ दिस बॉडी ज़रूरी हो गया है। ये कौन कौन से इलेक्शंस कंडक्ट कराता है? पार्लियामेंट के इलेक्शंस, स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानसभाओं के इलेक्शन, विधान परिषद के इलेक्शन और प्रेसिडेंट के, उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए इलेक्शंस ये कंडक्ट कराता है। अगर क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन कौन कराता है तो उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन है। नेक्स्ट, कैग, कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनकी स्थापना संविधान के आर्टिकल 148 के द्वारा की गई है और इनका काम क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा जो भी खर्च किया जा रहा है, ठीक है, उस खर्च का ऑडिट करने का काम होता है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल सफरेज भारत में किस आर्टिकल के अंडर मिला है? यूनिवर्सल सफरेज क्या होता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि भारत में हर वह व्यक्ति जो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका है उसे वोट डालने का अधिकार है, ठीक है। और ये कौन से आर्टिकल के अंडर है? आर्टिकल 325 के तहत। भारत में पहले वोटिंग आयु कितनी थी? 21 वर्ष। उसे बाद में घटाकर 18 वर्ष किया गया था 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 के द्वारा। भारत के संविधान के द्वारा नागरिकों को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। अब अगर उन फंडामेंटल राइट्स का कहीं हनन होता है तो फिर ऐसे में नागरिक क्या करेंगे? तो उनके पास ये एक अधिकार है, ये भी एक फंडामेंटल राइट ही है अंडर आर्टिकल 32 कि अपने नागरिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में वो सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो 5 तरह की रिट्स जारी करता है, ठीक है। जिसमें प्रोहिबिशन क्या होता है? किसी को रोकना, ठीक है। तो ये क्या करता है? यहाँ पे एक सुपीरियर कोर्ट इन्फीरियर कोर्ट को किसी भी केस के अर्ली स्टेज में ही रोक देता है, ठीक है। आपको यहाँ याद रखना है कि ये सिर्फ कोर्ट्स के केसेस में ही होता है, कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स के केसेस में, कि इसमें कोई भी जो हायर जुडिशरी है वो लोअर जुडिशरी को किसी केस को की सुनवाई के अर्लियर स्टेज में ही रोक सकती है। नेक्स्ट है सर्टियोरेरी। इसमें क्या होता है कि एक तरह से पोस्टमार्टम की स्थिति है। पोस्टमार्टम यानी कि कार्य हो चुका है और उसके बाद फिर जो हायर जुडिशरी है वो इसमें इंटरफेयर कर रही है। तो वो क्या करते हैं, किसी भी केस को उसकी सुनवाई होने के बाद इसमें इंटरफेरेंस होती है उनकी, और ये भी इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल के स्तर पर ही होता है। नेक्स्ट है मैंडेमस। मैंडेमस क्या होता है कि ये आदेश देने का कार्य करते हैं इसमें, और आदेश किसे दिया जाता है? सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी को। किस लिए? कि आप जिन चीज़ों के लिए आपको अपॉइंट किया गया है आप अपने वो कार्य कीजिए, ठीक है। को वारंटो क्या होता है? ये किसी व्यक्ति से उसके उस पद पर कार्यरत होने का कारण पूछ सकते हैं कि आप किस अधिकार से इस पद पर पदासीन हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और कोई इस हेबियस कॉर्पस के अंतर्गत रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में फाइल करता है तो वहाँ पर जुडिशरी जो है उस व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आदेश दे सकती है, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। और ये एक ऐसी रिट है जिसे जुडिशरी प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही पार्टीज़ के अगेंस्ट जारी कर सकती है, ठीक। अब जो रिट्स जारी करने का अधिकार है ये भारतीय संविधान के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत, जो अपने आप में ही एक फंडामेंटल राइट है, और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जा चुका है कि
भारतीय संविधान में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या दिया गया है? ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस यानी कि जितने भी हमारे पॉलिटिकल डिग्निटरीज हैं या जितने भी ऊंचे पदों पर आसीन लोग हैं, उनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है, कि उन्हें किस ऑर्डर के तहत प्राथमिकता दी जाती है। तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति, ठीक है, उनके बाद उपराष्ट्रपति, थर्ड नंबर पे प्राइम मिनिस्टर। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि वो बीच में यहाँ से सवाल ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। तो आपको ये पोर्शन याद रखना है। सबसे पहले प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, फोर्थ नंबर पे आएंगे राज्यों के गवर्नर, फिफ्थ नंबर पे हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो पहले पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं वो, 5A पर आएंगे हमारे डेप्यूटी PM, ठीक है, उप प्रधानमंत्री। 6 नंबर पे आएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ लोकसभा, दोनों एक साथ इस पोजीशन को शेयर करते हैं। कौन कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ लोकसभा। 7 नंबर पे आते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स और राज्यों के मुख्यमंत्री। 8 नंबर पे आएंगे हमारे जितने भी एम्बेसडर्स हैं। 9th पर सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस, और 9th A पर UPSC, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग, इनके अध्यक्ष, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि 6th नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर। अब जो जजेस हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, वो रिज़ाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो उनका रिज़ाइन करने का क्या तरीका होता है कि वो प्रेसिडेंट को राइटिंग में लिख कर देते हैं, और ये अंडर आर्टिकल 124 वो अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को लिखकर अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर सकते हैं। बैकवर्ड क्लास कमीशन, पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी स्थापना संविधान के आर्टिकल 340 के अंदर की गई थी। पहली बार कब हुई थी? 1953 में काका कालेकर इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है? तो इन्हें अपॉइंट करने का अधिकार किसके पास है? गवर्नर के पास है, ठीक है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 316, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 316 के तहत स्टेट PCS कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं गवर्नर। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए, या फिर जब तक उनकी आयु 62 वर्ष हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारतीय राज्यों का लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था? लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भाषाई आधार पर कब राज्यों का निर्माण किया गया था? तो वो 1956 में किया गया था 7th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और किस कमीशन की सिफारिश पर हुआ था ये? फजल अली कमीशन। अब हमारे देश में क्या था कि आज़ादी के बाद ही ये डिमांड उठने लगी थी कि राज्यों का जो वर्गीकरण है, राज्यों का जो डिवीज़न है, वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। जहाँ जो भाषा बोली जा रही है उसी भाषा के लोगों को मिलाकर या उन्हीं क्षेत्रों को मिलाकर अलग राज्यों का निर्माण करना चाहिए। तो उसको लेकर जो डिमांड उठी थी वो सबसे पहले साउथ इंडिया से उठनी शुरू हुई थी। वहाँ आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से अलग करने के लिए मांग उठी थी, और उसमें पोटी श्रीरामुल्लू नाम के एक लीडर थे जिनकी डेथ हो गई थी अनशन के बाद 1952 में, ठीक है। फिर उसी वर्ष क्या था, अक्टूबर में आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था जो भाषा के आधार पर जिसका निर्माण किया गया। फिर उसके बाद ये फजल अली कमीशन बनाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि आप इस लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक पर अपना रिकमेंडेशंस दें। और बाकी 2 सदस्य थे KM पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनका क्या कार्य होता है? ये हमारे देश की सरकार के लीगल एडवाइज़र होते हैं, ठीक है। उन्हें कानूनी सलाह देने का काम करते हैं। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी केस अगर किसी कोर्ट में पेंडिंग है या चल रहा है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने का कार्य कौन करते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इस पद की स्थापना आर्टिकल 76 के द्वारा की जाती है, और इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। अभी फ़िलहाल में हमारे कौन हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? KK वेणुगोपाल जी हैं। और इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफ़िकेशन रखता हो, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है। ये इसके अलावा इनके पास एक प्रिविलेज होता है, और वो प्रिविलेज क्या है कि ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, बिना उसका मेंबर बने। यानी ये पार्लियामेंट के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वहाँ, लेकिन इन्हें पार्लियामेंट में वोट देने का अधिकार नहीं होता है। वोट देने का अधिकार कैसे? यानी कि अगर कोई भी बिल
पास हो रहा है तो उस पर ये वोटिंग राइट नहीं रखते। सेम ऐसे ही एक पोस्ट होती है स्टेट्स लेवल पे भी, तो वो उसे क्या बोलता है, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता, ठीक है। ये स्टेट के लीगल एडवाइज़र होते हैं और इनकी नियुक्ति आर्टिकल 165 के अंडर की जाती है। याद रखना है आपको ये दोनों आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। ये हमने क्वेश्चन पहले ही कर लिया है कि वोटिंग एज जो है भारत में पहले 21 साल थी, फिर इसे घटाकर 18 साल किया गया 1989 में, ठीक है। अमेंडमेंट एक्ट ये 1988 में पास हुआ था, लेकिन 1989 में जाके ये इम्प्लीमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड ब्रिटिश एक्ट्स कौन से हैं, तो ये वो सभी एक्ट्स हैं जिनके द्वारा भारत में संवैधानिक संस्थाओं का विकास हुआ था, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान लाए गए थे। जिसमें पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, तो आपको ये ईयर याद रखने हैं 1773, ठीक है। इसी के द्वारा कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। चार्टर एक्ट आए थे 1833, 1853, 1813, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1909, 1935। तो आपको ये ईयर्स याद रखने हैं। एक क्वेश्चन आया था कि वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन, जिसकी बात हमारे देश में काफ़ी हो रही है और इसके ऊपर जो है पार्लियामेंट में भी एक एक्ट लाया गया है, वन नेशन वन इलेक्शन। अब ये क्या कहता है, ये कौन कौन से आर्टिकल्स में अमेंडमेंट की बात करता है, तो आर्टिकल 172। आर्टिकल 172 किससे रिलेटेड है, जो राज्य विधान सभा है उनके कार्यकाल से रिलेटेड है ये, कि उनका कार्यकाल या उनकी कार्यावधि कितनी होगी, ठीक है। इसी प्रकार आर्टिकल 83 पार्लियामेंट की ड्यूरेशन, ठीक, पार्लियामेंट यानी यहाँ पे लोकसभा की बात हो रही है कि ये लोकसभा की ड्यूरेशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 243M, आर्टिकल 243M क्या है, ये एक स्पेशल प्रोविज़न है जो कहता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो कुछ राज्यों में इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, जिसमें नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम और यूनियन टेरिटरीज़, केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन ये दिल्ली में लागू होगा, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। डिलिमिटेशन कमीशन क्या होती है, चुनावों से संबंधित कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, ठीक है। ये उनके आकार को और उनके साइज़ को निर्धारित करने के लिए इस कमीशन का निर्माण किया जाता है। उसके अलावा लोकसभा राज्यसभा की सीटों को डिलिमिट करती है ये। इसकी स्थापना आर्टिकल 82 के तहत की जाती है, किसके द्वारा, पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है हर सेंसस के बाद। ये क्या प्रोविज़न बनाया गया था कि 10 साल में भारत में क्या होता है, सेंसस जनगणना होती है, तो हर जनगणना के बाद संसद का काम होगा कि वो क्या करेगी, एक डिलिमिटेशन एक्ट बनाएगी, ठीक है। लेकिन ये भारत में केवल अभी तक 4 बार ही बना है, ठीक। 4 बार कब बना है, ये ईयर याद रखने हैं, 1952, 63, 73 और 2002 में, ठीक है। 84th अमेंडमेंट एक्ट आया था 2001 में, जिसके द्वारा पार्लियामेंट की और जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं उनकी सीट्स को और कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को लिमिट कर दिया गया था, फिक्स कर दिया गया था सन 2026 तक के लिए। यानी 2026 तक पार्लियामेंट की सीट्स में और जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के आकार हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मीनिंग पूछ सकते हैं, ये सवाल जो है वो यूपीएससी भी बहुत बार पूछती है और स्टेट पीसीएस भी, कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस प्रकार की सरकार है। तो इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर है वो क्या है कि इसमें एग्जीक्यूटिव जो है वो अपने कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, किसके प्रति, लेजिस्लेचर के प्रति। यानी जो हमारी सरकार है, जो हमारा मंत्रिमंडल है, वो किसके प्रति, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। वो किसके अंडर फंक्शन करता है, वो लेजिस्लेचर, यानी जो भी हमारी विधायिकाएँ हैं उनके अंडर रहकर वो काम करता है, अपने कार्यों के लिए वो उनके प्रति जवाबदेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ये कब शुरू किया गया था, तो ये 1952 में शुरू किया गया था। इसकी वर्किंग को देखने के लिए, यानी कि किस प्रकार से कार्य कर रहा है, इसमें सुधार की ज़रूरत है, उसके लिए ही 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई थी, जिसने कहा था कि हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करनी चाहिए ताकि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया जा सके, यानी कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जा सके। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो वो प्रेसिडेंट करते हैं 5 साल के लिए, और इसमें वो
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस, यानी कि जो हमारे केंद्रीय सरकार है उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल 330 जिसमें लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए सीट्स को रिजर्व किया गया है। ठीक है, हमारे देश में क्या है, रिजर्वेशन दिया गया है, और वो SC ST उससे पहले एंग्लो इंडियंस के लिए भी था, लेकिन अभी उसे हटा दिया गया है। 104 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020 में, ये याद रखना है आपको अमेंडमेंट कि 2020 में 104 अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसके द्वारा आर्टिकल 331 के प्रावधान को हटा दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या था कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस और स्टेट की जो विधानसभाएं थी उसमें 1 एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति की जानी होती थी, लेकिन अब ये प्रावधान खत्म कर दिया गया है। तो आर्टिकल 330 है वो किसकी बात करता है कि लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए सीट को रिजर्व करना है। आर्टिकल 332 बात करता है कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उसमें SC ST के लिए सीट रिजर्व करनी है। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन आता है कि पार्लियामेंट के कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स हैं। यहाँ आप थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है आपको कि नहीं, पार्लियामेंट का तो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही पार्ट होती है। नहीं, पार्लियामेंट के पार्ट प्रेसिडेंट भी होते हैं, बस फ़र्क ये है कि वो पार्लियामेंट की मीटिंग्स में या प्रोसीडिंग्स में बैठते नहीं हैं। और ये हमें इनकी इम्पोर्टेंस कहाँ से पता चलती है कि पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी एक्ट जो पास किया जाता है, कोई भी बिल जो पास किया जाता है, वो तब तक एक्ट नहीं बनता है, अधिनियम नहीं बनता है, जब तक प्रेसिडेंट उस पर अपनी परमिशन नहीं दे देते हैं, जब तक प्रेसिडेंट उसे अलाउ नहीं करते हैं या उसे पास नहीं करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको, पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा क्या है, निचला सदन है, और राज्यसभा ऊपरी सदन है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन आया था कि सरकारिया कमीशन की स्थापना किस कार्य के लिए की गई थी। तो उसमें कई सारे ऑप्शंस थे, जिसमें करेक्ट ऑप्शन था कि ये केंद्र और राज्यों के संबंधों से रिलेटेड एक कमीशन बनाया गया था। कब, 1983 में। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट दी थी अक्टूबर 1987 में। आपको ये याद रखना है, अक्टूबर 1987, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सरकारिया कमीशन किस विषय पर था, ये केंद्र और राज्यों के संबंधों से रिलेटेड था। इसके मेंबर कौन कौन थे, सरकारिया, SR सेन, B शिवरमन और रामा सुब्रमण्यम। ठीक, ये मेंबर्स के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इनके सारे ही मेंबर S सरनेम से थे, सरकारिया, सेन, शिवरमन, सुब्रमण्यम। आप इस तरीके से इन्हें याद कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि झारखंड की बिहार से अलग होकर स्थापना कब हुई थी, यानी कि झारखंड को बिहार से कब अलग किया गया था। तो वो 15 नवंबर 2000 में। ठीक है, 15 नवंबर 2000 में, और इनकी कैपिटल बनाई गई थी रांची। नेक्स्ट है फाइनेंस कमीशन। क्वेश्चन पूछा था कि फाइनेंस कमीशन को किस आर्टिकल के तहत इस्टेब्लिश किया जाता है। तो वो संविधान के आर्टिकल 280। हमने पढ़ा था स्टेट फाइनेंस कमीशन, उसे किस आर्टिकल के तहत इस्टेब्लिश किया जाता है, आर्टिकल 243I। और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसे आर्टिकल 280 के तहत इस्टेब्लिश किया जाता है। पहली बार 1951 में इसे बनाया गया था। ठीक है, अभी जो है वो 16th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, और 16th फाइनेंस कमीशन के हेड कौन है, अरविंद पनगड़िया। इनसे पहले 15th फाइनेंस कमीशन था, इनका नाम पूछ सकते हैं, तो वो NK सिंह थे। ठीक है, NK सिंह। फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कौन करता है, ये हमारे राष्ट्रपति करते हैं, और इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, यानी कि टोटल इसमें 5 मेंबर्स होते हैं। ठीक, ये आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट है, न्याय पंचायत की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो न्याय पंचायत की स्थापना अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति कौन सी थी, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड थी, जिसने क्या कहा था कि हमें 3 टियर की जगह 2 टियर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाने चाहिए। इन्होंने क्या कहा था कि जिला स्तर पर हमें पंचायत बनाने चाहिए, और मंडल स्तर, मंडल यानी ब्लॉक स्तर पर। ठीक है, इन्होंने ग्राम स्तर पर पंचायत बनाने से मना किया था। तो इन्होंने क्या कहा था कि 2 टियर बनाने चाहिए। ईयर आपको याद रखना है, क्रोनोलॉजी वाइज वो सेट करने के लिए दे सकते हैं।
तो इनका 1977 बलवंत राय मेहता कमेटी के 20 साल के बाद इन्होंने किस चीज़ की सिफारिश की थी कि हमें पंचायत स्तर पर न्यायालयों की स्थापना करनी चाहिए, जिससे क्या हो कि जो लोकल लेवल पे केसेस आ रहे हैं उन्हें वहीं सुलझा लिया जाए। ठीक है, इसी प्रकार बलवंत राय मेहता कमेटी किस लिए थी कि हमें क्या करना है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। GVK राव कमेटी किस लिए थी कि हमें ग्रामीण विकास और गरीबी को पर केंद्रित थी। नेक्स्ट है मनी बिल या धन विधेयक। मनी बिल या धन विधेयक का जो प्रावधान है वो संविधान के आर्टिकल 110 में है। इसे सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि ये राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। और कब, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद, यानी इसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन, उनकी प्री कंसेंट ज़रूरी है, उनकी पूर्व अनुमति ज़रूरी है। ठीक है, इसे सिर्फ मिनिस्टर ही ला सकते हैं, लोकसभा के कोई अन्य सदस्य नहीं ला सकते, केवल मंत्री ही इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये कौन डिसाइड करेगा कि यह एक मनी बिल है या नहीं, तो उसकी सारी पावर जो है लोकसभा के स्पीकर के पास है। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर को ये सारी पावर दी गई है कि वो नेचर ऑफ बिल्स डिसाइड करेंगे कि ये मनी बिल है या नहीं है। ठीक है, और इनका ये डिसीजन जो है वो एकदम फाइनल होता है, इसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब मनी बिल से रिलेटेड राज्यसभा की क्या शक्ति होती है कि राज्यसभा मनी बिल को केवल 14 डेज़ के लिए अपने पास रख सकती है। ठीक है, केवल 14 दिन के लिए अपने पास रख सकती है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती, ना ही उस बिल को रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है, बस वो क्या कर सकती है कि सुझाव दे सकती है चेंजेस के लिए लोकसभा को, और वो कम्प्लीटली लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उन सुझाव को मानती है या नहीं। ये क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान का नेचर यानी उसकी प्रकृति कैसी है, तो वो कैसा है, फेडरल इन नेचर। ठीक है, उसकी प्रकृति क्या है, फेडरल है यानी कि संघवाद है, और यूनिटरी इन स्पिरिट, लेकिन उसकी स्पिरिट क्या है, यूनिटरी यानी एकात्मक। भारतीय संविधान में कहीं भी फेडरेशन नामक वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल भारतीय संविधान में कहीं नहीं किया गया है। संविधान का आर्टिकल 1 जो है, आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अब कुछ राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने भारत के नेचर को, यानी कि भारतीय राजनीति के नेचर को जो है वो अलग अलग नामों से संबोधित किया है, जैसे क्वासी फेडरल, ये किसने कहा है, केसी वियरे ने। ये आपको याद रखने हैं नाम और उनके, कि उन्होंने भारतीय संविधान को या भारतीय संघवाद को किस रूप में पहचाना है। केसी वियरे क्या कहते हैं कि भारतीय जो संघवाद है वो क्वासी फेडरल, वो कंप्लीट फेडरल नहीं है, वो क्वासी फेडरल है। मॉरिस जोन्स कहते हैं कि ये एक बार्गेनिंग, ठीक है, क्या है, एक बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। ग्रेनविले ऑस्टिन का मानना था कि ये एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट है आइवर जेनिंग्स क्या कहते हैं कि ये फेडरलिज्म तो है लेकिन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, यानी कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर है इसमें। ठीक है, आपको ये चारों नाम याद रखने हैं, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, मॉरिस जोन्स, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ग्रेनविले ऑस्टिन, फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, आइवर जेनिंग्स, और क्वासी फेडरल किसने बोला, केसी वियरे। नेक्स्ट है, ये पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस यानी कि चीफ जस्टिस और अन्य जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी रिटायरमेंट एज कितनी है, तो याद रखना है आपको, उनकी रिटायरमेंट एज कितनी है, 65 वर्ष। और हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज कितनी है, 62 वर्ष। एक क्वेश्चन आया था कि हाईएस्ट सिविल सर्वेंट कौन है देश में, ठीक है, तो वो क्या है, देश के कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक, देश के जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं वो हमारे देश के सबसे हाईएस्ट लेवल के आईएएस ऑफिसर होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं। स्टेट लेवल पे देखा जाए तो स्टेट लेवल पे ये पोस्ट चीफ सेक्रेटरी की होती है, यानी एक राज्य के हाईएस्ट ऑफिसर, हाईएस्ट सिविल सर्वेंट कौन होता है, चीफ सेक्रेटरी, और केंद्र के हाईएस्ट सिविल सर्वेंट होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, अब कैबिनेट सेक्रेटरी के पास कुछ और भी पावर्स होती हैं, जैसे ये सिविल सर्विसेज बोर्ड के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, यानी कि जो भी व्यक्ति कैबिनेट सेक्रेटरी बनेगा वो सिविल सर्विसेज बोर्ड का चेयरमैन भी होगा। ठीक है, ये आईएएस के हेड होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरीट के हेड होते हैं। ठीक है, जो हमारा कैबिनेट सचिवालय है उसके भी ये हेड होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीएसपी, हमने पहले भी देखा था कि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से 51। तो इसमें क्वेश्चन आया था कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कौन से आर्टिकल के तहत आता है। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आर्टिकल 39D की समान कार्य के लिए समान आय या समान वेतन, वो किस आर्टिकल के अंडर आता है? आर्टिकल 39D। यूसीसी समान नागरिक संहिता, ठीक है, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 40 जो पंचायतों की बात करता है कि राज्य सरकार का ये जिम्मेदारी होगी कि वो क्या करेगी, पंचायतों की स्थापना करेगी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन पूछा था कि ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ देश के सिटीजन्स को मिले हैं, ठीक है, यानी कि ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ हमारे देश के नागरिकों के पास है। तो वो ये आप 5 आर्टिकल्स के नाम याद रखेंगे। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 और 30, ठीक है। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, और उसके क्या बेसिस है कि जन्म के आधार पर, स्थान के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि सरकारी नौकरियों के लिए, ठीक है, सरकारी जॉब्स के लिए किसी के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 19 जो है वो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी, ठीक है, इससे रिलेटेड ये अधिकार है। आर्टिकल 29 और 30 ये अल्पसंख्यकों से रिलेटेड अधिकार हैं, ठीक। ये क्या करते हैं, ये हमारे देश में जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उन्हें अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज, इनको प्रोटेक्शन के लिए अधिकार देते हैं, और साथ ही उन्हें अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने के लिए अधिकार देते हैं। तो आपको ये 5 अधिकार याद रखने हैं कि इन अधिकारों को सिर्फ और सिर्फ देश के नागरिकों को ही दिया गया है। इनके अलावा बाकी जितने अधिकार हैं वो भारत में आने वाले विदेशी लोगों को भी उसी प्रकार से मिलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट का ईयर मैंने ऊपर भी बताया था, याद रखना है। ये 1773 में आया था। बंगाल टेनेंसी एक्ट, बंगाल टेनेंसी एक्ट कब आया था? 1885 में आया था। और इसने क्या कार्य था कि इसने जो टेनेंट्स थे, टेनेंट्स यानी कि जो किसान या मज़दूर थे, ठीक है, पहले किसान थे लेकिन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें क्या कर दिया था, उन्हें टेनेंट्स, अपने ही खेतों पर काम करने वाले मज़दूर के रूप में बदल दिया था। तो इन टेनेंट्स को लैंड राइट्स दिए गए थे, भूमि के अधिकार दिए गए थे। ये आपको याद रखना है। बंगाल टेनेंसी एक्ट के द्वारा क्या किया गया था? प्रेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि भारत में प्रेस की आज़ादी कौन से फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, ठीक है। तो प्रेस की आज़ादी आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति के अधिकार के अंडर आती है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ एक्ट्स लाए गए थे जो भारतीय प्रेस को कंट्रोल करने के लिए थे, रेगुलेट करने के लिए। 1835 में आया था प्रेस एक्ट। 1867 में प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, यानी कि किसी भी बुक को पब्लिश होने से पहले उसे रजिस्टर करना पड़ता था। 1878 में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कंट्रोवर्शियल है। 1878 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, और ये किसके काल में आया था? लॉर्ड लिटन के काल में आया था। किस लिए प्रसिद्ध था? कि इन्होंने केवल भारतीय प्रेस को ही टारगेट किया था, ठीक है। और इस एक्ट के लागू होने के बाद वो पत्रिका कौन सी थी जो रातों रात हिंदी से या वर्नाक्यूलर लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसफ़र हो गई थी? तो वो थी अमृत बाज़ार पत्रिका। ये नाम आपको याद रखना है। अमृत बाज़ार पत्रिका ऐसी थी जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के आने के बाद रातों रात इसने अपना मीडियम जो है वो चेंज करके ये इंग्लिश मीडियम में हो गई थी। 1908 में न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट ऑफेंसेस एक्ट लाया गया था, ठीक है। न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट ऑफेंसेस एक्ट। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने ऊपर देखा है 1952 में लाया गया था, ठीक है। उसके नेक्स्ट ईयर आया था नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज। नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज 1953 में आया था। इनके कि ये किस प्रकार से वर्क कर रहा है उसको देखने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी लाई गई थी 1957 में, ठीक।
फिर इसने सिफारिश की थी कि नहीं, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लाई जानी चाहिए। तो इस कमेटी की रिकमेंडेशंस को सबसे पहले किसने फॉलो किया था? राजस्थान ने। उन्होंने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना करी थी और सबसे पहले इसकी शुरुआत नागौर से की गई थी। ये आपको फैक्ट याद रखना है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? राजस्थान के नागौर में हुई थी, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, और ये 2 अक्टूबर 1959 को स्टार्ट किया गया था। उसके बाद सेकंड नंबर पर था आंध्र प्रदेश, वहाँ उन्होंने 1 नवंबर 1959 को ये शुरू किया था। नेक्स्ट है इमरजेंसी। भारत में 3 प्रकार की इमरजेंसी लगाई जाती है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 और इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। तो आपको याद रखना है कि अभी रिसेंटली एक प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है एक स्टेट में, उस स्टेट का नाम क्या है? मणिपुर। ठीक है, आपको ये मणिपुर याद रखना है। आपको कमेंट में बताना है कि इमरजेंसी कौन से पार्ट के अंडर आता है। ठीक है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इमरजेंसी संविधान के किस भाग में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके अंतर्गत आती है? तो वो प्रेसिडेंट के अंदर निहित है। और प्रेसिडेंट इन पावर्स का कैसे यूज़ करते हैं? वो या तो डायरेक्टली खुद यूज़ करेंगे या ऑफिसर्स के द्वारा उस पावर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यूनियन की सारी पावर्स किसके अंडर है? वो प्रेसिडेंट में निहित है। और स्टेट्स की सारी किसके अंडर है ये पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स? वो गवर्नर के अंडर। आर्टिकल 74 है जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में दिया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही प्रेसिडेंट अपने सारे कार्य करेंगे। ठीक है, और कि वो प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर ही सारे कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? हमारे देश के उपराष्ट्रपति, यानी जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद को ग्रहण करेगा वो व्यक्ति राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाएगा। ठीक है, और ये जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। और ये प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये अनुच्छेद 64 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि देश के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। राज्यसभा क्या है? एक परमानेंट हाउस है, यानी कि ये कभी भी डिमोलिश नहीं होगा। यहाँ के जो सांसद होते हैं राज्यसभा के, उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन आया था कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर क्या है? वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा के प्रति। तो ये आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आता है कि वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं और उसमें ऑप्शन है कि लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, तो आपको वहाँ क्या लगाना है? लोकसभा। ठीक, आर्टिकल 75 के अंडर ये बात कही गई है। और हमारी लोकसभा के नेता कौन होते हैं? लोकसभा के जो लीडर हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। एमपी बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का एमपी बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का एमपी बनने के लिए यह आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। प्रेसिडेंट और गवर्नर बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा और एमएलए राज्यों के जो विधायक होते हैं वो बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। पंचायत के इलेक्शन लड़ने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए व्यक्ति की? 21 वर्ष। और वोट डालने की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति वोट डाल सकता है। 21 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति पंचायत के इलेक्शन में उम्मीदवार बन सकता है।
25 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति जो है वो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के इलेक्शन लड़ सकता है। 30 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति राज्यसभा के इलेक्शन लड़ सकता है। और प्रेसिडेंट और गवर्नर बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अब एक क्वेश्चन आया था कि वोट ऑन अकाउंट क्या है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान से देखना है कि वोट ऑन अकाउंट क्या है। आर्टिकल 116 में प्रावधान किया गया है। देखिए क्या होता है नॉर्मली कि जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो उस बजट के ऊपर डिस्कशन होता है, डिटेल डिस्कशन, तो उसे पास करने में लगभग 2 महीने का समय लगता है, ठीक है। तो इस 2 महीने के दौरान सरकार देश चलाती है, तो उसे देश चलाने के लिए खर्च की ज़रूरत पड़ती है। तो वो खर्च कहाँ से आएगा? वो वोट ऑन अकाउंट के थ्रू आता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जितना हमारा टोटल बजट होगा उसका 1/6 पार्ट गवर्नमेंट को बजट पास होने से पहले ही उसे यूज़ करने की परमिशन दे दी जाती है, ठीक है, ताकि वो अपने बिजनेस को, अपने कार्यों को जो है वो कंटिन्यू कर सके जब तक कि बजट पास हो रहा है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। वो कब किए गए थे? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो याद रखना है कि संविधान दिवस हम 26 नवंबर को मनाते हैं। किसी भी एमपी की सीट कब वैकेंट मानी जाती है? ठीक, किसी भी एमपी की सीट कब खाली मानी जाती है? जब वो 2 महीने या 60 दिन तक लगातार एब्सेंट रहता है बिना किसी नोटिस के या बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए, ठीक है। अगर कोई एमपी लगातार 60 दिनों तक एब्सेंट रहता है तो उसकी सीट को खाली माना जाएगा। और ये कौन से आर्टिकल के तहत प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 101। नेक्स्ट है झंडा फहराने का अधिकार किस अधिकार का पार्ट है? तो ये हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी, ठीक है, आर्टिकल 19 का पार्ट है। नए राज्यों का निर्माण और राज्यों के नाम या उनकी बाउंड्रीज़ में जो परिवर्तन होता है वो आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 3 कहता है कि पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि वह राज्यों के, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, उनके जो एग्जिस्टिंग राज्य हैं उनके नाम बदल सकती है, उनकी बाउंड्रीज़ में चेंजेस कर सकती है और इसके लिए किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। इसके लिए किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती। पार्लियामेंट जो है अपनी सामान्य प्रक्रिया के द्वारा ही सिंपल मेजॉरिटी से इस प्रकार का के अधिनियम को पास कर सकती है, ठीक। अब इसमें एक क्या प्रोविज़न है कि अगर कोई भी ऐसा बिल आता है जिसमें किसी राज्य का नाम चेंज करना है या उसकी बाउंड्रीज चेंज करनी है तो इस प्रकार का बिल जो है वो प्रेसिडेंट की प्री कंसेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति के द्वारा ही लाया जा सकता है। और प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है कि वो उस बिल को राज्य विधानसभाओं को, राज्य विधायिका को रेफ़र करेंगे, ठीक। अब राज्य विधायिका क्या है? एक स्पेसिफिक, उन्हें एक समय दिया जाएगा कि आपको इस समय के अंदर अंदर ये बिल जो है इस पर अपनी रिकमेंडेशन या जो भी आपकी सलाह है वो आपको देनी है, ठीक है। और ये सलाह मानने के लिए पार्लियामेंट बाध्यकारी नहीं होती। नेक्स्ट है पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसे हिंदी में लोक लेखा समिति भी बोलते हैं, लोक लेखा समिति। क्वेश्चन पूछा गया था कि ये अपनी रिपोर्ट किसे सबमिट करती है? तो ये अपनी रिपोर्ट जो है लोकसभा के स्पीकर को सबमिट करती है, लोकसभा के अध्यक्ष को। और पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट्स को कौन एग्जामिन करता है? तो वो कैग, कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इसे फ्रेंड एंड फिलोसोफर भी ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी बोला जाता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर होते हैं। ये याद रखना है आपको कि इसमें दोनों ही सदन के सदस्यों को शामिल किया जाता है, जिसमें 15 लोकसभा से लिए जाते हैं और 7 राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस अगर बढ़ाने हैं तो वो किसका कार्य है? तो ये अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज़ कर सकती है और ये आर्टिकल 124 के अंडर ऐसा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में एज अ फेडरल कोर्ट की गई थी। किस आर्टिकल के अंडर? किस एक्ट के अंडर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था, जिसमें उन्होंने ये प्रावधान किया था कि भारत में एक फेडरल कोर्ट स्थापित किया जाएगा। और जिसकी एक्चुअल में स्थापना कब हुई थी?
ये फेडरल कोर्ट स्थापित किया गया था, जो बाद में बदलकर 1950 में इसे सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया था। ठीक है। आर्टिकल 136 के तहत ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है और यहाँ पर हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल इनकी से रिलेटेड अपील्स को सुना जाता है। हालांकि कोर्ट मार्शल, ठीक है, कोर्ट मार्शल जो आर्मी मिलिट्री में होता है उसकी अपील्स को यहाँ नहीं सुना जाता है। उसके अलावा हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स वगैरह के सभी अपील्स को सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है। राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है, यानी कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो वो है गवर्नर। राज्य का संवैधानिक प्रमुख है गवर्नर, जिनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है। और स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो सारी गवर्नर के अंदर ही निहित है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने ऊपर भी देखा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। उस समय 10 ऐसे मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य जो हैं वो संविधान में जोड़े गए थे। उसके अलावा 11वां फंडामेंटल ड्यूटी हमारी 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा जोड़ी गई है। और ये हमने कहाँ से लिया है, ये सोवियत संघ के संविधान से हमने ये प्रोविज़न लिया है। 8th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, तो 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है और भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को रिकॉग्नाइज किया गया है। एक क्वेश्चन आया था कि आपको ये बताना है कि इनका सीक्वेंस क्या है। ठीक है, कि भारतीय संविधान का या संविधान की प्रस्तावना में जो भारत का नेचर डिसाइड किया गया, भारत की प्रकृति, वो उसे आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो ये चीज़ आपको याद करनी है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है। सोवरेन संप्रभु, सोशलिस्ट समाजवादी, सेक्युलर पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक और रिपब्लिक गणराज्य, यानी संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब एक बार क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो वो 3 प्रकार के जस्टिस की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ठीक है। 5 प्रकार की लिबर्टी की बात की गई है, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता। ठीक है। तो कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। लिबर्टी ऑफ फेथ, बिलीफ, वर्शिप, ये सब उसके अंदर आते हैं। इक्वेलिटी, 2 तरह की इक्वेलिटी। ठीक है, 2 तरह की समानता, और वो समानता क्या है, एक स्टेटस की और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ की, यानी स्टेटस और अवसर की। और फ्रेटर्निटी। ठीक, ये आपको याद रखना है। रिट्स, हमने ऊपर भी देखा था कि रिट्स सुप्रीम कोर्ट भी इशू करता है अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट भी इशू करता है अंडर आर्टिकल 226। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट यानी महाभियोग प्रेसिडेंट का कौन से आर्टिकल के अंडर होता है, ये आर्टिकल 61 के द्वारा किया जाता है। और इसका सिर्फ एक ही ग्राउंड है कि अगर उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया हो तो, यानी अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं तो आर्टिकल 61 के तहत पार्लियामेंट जो है महाभियोग के द्वारा प्रेसिडेंट को हटा सकती है। 0R पे क्वेश्चन आया था कि 0R क्या है। ठीक है, तो 0R क्या है, ये क्वेश्चन R के बाद आने वाला एक प्रोविज़न है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट में एक प्रावधान किया गया है कि क्वेश्चन R स्टार्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन R कब से कब तक होता है, 11 बजे से 12 बजे तक। उसके बाद का जो टाइम पीरियड होगा वो 0R के रूप में उसे डिसाइड किया जाता है। और ये कितना, आधे घंटे के लिए होता है। इसमें जो मेंबर्स हैं वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये क्या है, एक भारतीय इनोवेशन है। ठीक है, ये इंडिया के द्वारा खुद से बनाया गया है। अन्य सरकारों में, अन्य देशों में इस तरह का प्रावधान नहीं था और ये पहली बार भारत के द्वारा ही लाया गया था 1962 में। अब एक क्वेश्चन आया था कि राज्यसभा से भारत में कितने प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो ऐसे 3 प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इंदिरा गांधी 1966, देवगौड़ा 1996 और मनमोहन सिंह 2004। ठीक है, भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है कि जो सबसे ज़्यादा वोट से पार्टी जीतती है उसी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में मोस्टली लोकसभा से ही प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन इसका अपवाद भी रहा है, राज्यसभा से भी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। तो वो ये 3 प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, इंदिरा गांधी, देवगौड़ा और मनमोहन सिंह।
अब जैसे हमने देखा था कि पार्लियामेंट के कितने पार्ट हैं, तो पार्लियामेंट के 3 पार्ट है, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। इसी प्रकार स्टेट लेजिस्लेचर के भी 3 पार्ट हैं, गवर्नर, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद और विधान सभा। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में संविधान में सिर्फ एक जगह मेंशन किया गया है और वो भी आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 यानी हमारे आपातकालीन प्रावधान से रिलेटेड, ठीक है। आर्टिकल 352 में ये बात की गई है कि कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स नामक जो ये शब्द है वो सिर्फ एक बार जुड़ा है। लोकसभा के जो स्पीकर है वो कैसे रिज़ाइन करते हैं, तो वो अपने रेजिग्नेशन को रिटर्न में देते हैं किसी डेप्यूटी स्पीकर को, ठीक है। वो डेप्यूटी स्पीकर के पास अपना रेजिग्नेशन रिटर्न में सबमिट करते हैं अंडर आर्टिकल 179। अब भारत की में एक और अलग विशेषता है भारतीय व्यवस्था की, वो क्या है कि हमारे देश में कोई नॉन एमपी यानी ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह भी मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है। वह भी मंत्री बन सकता है, और कितने टाइम पीरियड के लिए, 6 महीने के लिए, ठीक। यह चीज़ आपको याद रखनी है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो एमपी नहीं है, जो संसद का सदस्य नहीं है, वो उसके बावजूद भी 6 महीनों के लिए मंत्री पद धारण कर सकता है। नेक्स्ट है सिटीजनशिप, नागरिकता। नागरिकता का जो प्रावधान है वो पार्ट 2 में है अंडर आर्टिकल 5 से 11, ठीक है। 5 से 11 में नागरिकता से रिलेटेड प्रावधान किए गए हैं। अब इस पे क्वेश्चन आया था कि वो कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा भारत की नागरिकता को ग्रहण किया जा सकता है, ठीक है। तो भारत की नागरिकता को ग्रहण करने के 5 तरीके हैं। एक तो बर्थ यानी आपका जन्म भारत में ही हुआ हो, ठीक है। दूसरा डिसेंट यानी आपका वंश के आधार पर आपके पूर्वजों का जन्म भारत में हुआ हो। एक है रजिस्ट्रेशन यानी आप पंजीकरण कराते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट दी गई है कि अगर आप इतने दिन तक भारत में रहते हैं और उसके बाद आप अपने आप को रजिस्टर कराते हैं तो आप भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। एक होता है नेचुरलाइजेशन यानी प्राकृतिक रूप से, ठीक है। और एक होता है कि अगर भारत किसी नई टेरिटरी पर कब्जा करता है तो वहाँ के जितने भी निवासी होंगे वो सभी भारतीय नागरिक बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम कोई भी न्यू टेरिटरी एक्वायर करते हैं बर्थ के आधार पर, नेचुरलाइजेशन के आधार पर, डिसेंट के आधार पर और रजिस्ट्रेशन के द्वारा। नेक्स्ट है प्लानिंग कमीशन के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा है, और अभी आपने देखा भी होगा कि बीपीएससी का भी एक डीएसओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड काफ़ी सवाल पूछे हैं, तो ये थोड़ा अच्छे से करेंगे। प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को की गई थी, और ये कैबिनेट के एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी, ठीक है। संसद में कोई भी इससे रिलेटेड विधेयक नहीं लाया गया था, ना ही ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही कोई ये विधायी संस्था है, ठीक है। ये सिर्फ कैबिनेट के एक प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को। अब इसे जो है इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब? जनवरी 2015 में, ये आपको याद रखना है। राइट टू एजुकेशन, ये राइट कब लाया गया था? 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा फंडामेंटल राइट्स में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 21A, ठीक है, जो क्या कहता है कि शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार जो है वो सभी का मौलिक अधिकार है। तो इसी को लेकर इसे ही इम्प्लीमेंट करने के लिए RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया था 2009 में, जो कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। ये क्वेश्चन पूछा है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लागू किया गया था, तो ये 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। भारत में मोबाइल कोर्ट्स यानी चलते फिरते कोर्ट्स, ठीक है। मोबाइल कोर्ट्स की शुरुआत किसने की थी? तो ये जस्टिस PN भागवती के द्वारा की गई थी। पहला मोबाइल कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया था? हरियाणा के मेवात में, ये आपको याद रखना है, हरियाणा के मेवात में 2007 में। उसके बाद फिर ग्राम न्यायालय एक्ट लाया गया था 2008 में, जिसका अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था कि ग्रामीण पंचायत स्तर पर या इंटरमीडिएरीज लेवल पर, पंचायतों के स्तर पर भी ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जाएगी। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे कौन से विधेयक हैं जिन्हें संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन लेनी होती है, ठीक है।
तो ऐसे कुछ विधेयक हैं, जैसे अगर किसी भी स्टेट की बाउंड्री या उसका नाम चेंज करना है तो वहाँ पहले हमें प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। मनी बिल और फाइनेंस बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले, ठीक है। ऐसे स्टेट्स बिल यानी राज्यों के भी बिल, जो राज्य विधानसभा में बिल लाए जाने हैं, अगर वो व्यापार की स्वतंत्रता को अवरुद्ध कर रहे हैं, ठीक है, वो फ्रीडम ऑफ ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो उन बिल्स को लाने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। और कोई भी ऐसा बिल जो टैक्सेशन यानी कि कर प्रणाली को प्रभावित कर रहा हो, तो उसके लिए भी पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही उन्हें पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट है यूपीएससी की चेयरमैन की या उनके जो मेंबर्स होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो वो प्रेसिडेंट करते हैं। 6 साल के लिए या 65 वर्ष की उम्र तक वो अपने इस पोस्ट पर कार्य कर सकते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं आर्टिकल 316 के अंडर। लोकसभा के पहले इलेक्शन कब हुए थे? 1952 में हुए थे। और पहले इलेक्शन कमीशन कौन थे, इलेक्शन कमिश्नर? तो वो सुकुमार सेन थे। ये नाम याद रखना है, सुकुमार सेन। राइट टू प्रॉपर्टी को के ऊपर क्वेश्चन आया था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये कैसा राइट है, ये एक फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, क्या है? तो ये क्या है? एक संवैधानिक अधिकार है। पहले ये एक मौलिक अधिकार था, यानी संविधान के पार्ट 3 का हिस्सा था, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसे फंडामेंटल राइट से हटाकर एक संवैधानिक राइट बना दिया गया और संविधान के आर्टिकल 300A में के अंडर इसे जोड़ दिया गया था। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि ये कौन से पार्ट का हिस्सा है, ठीक है। आपको यहाँ पार्ट का नाम बताना है, कमेंट बॉक्स में आप ये पार्ट का नाम बताएंगे। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा का जो डिसोल्यूशन होता है, ठीक है, यानी लोकसभा के कार्यकाल को कब समाप्त किया जा सकता है। इसकी जो टर्म दी गई है वो संविधान में 5 साल के लिए, यानी लोकसभा की नियुक्ति 5 साल के लिए की जा सकती है, लेकिन इसे अपने इस कार्यकाल को पूरा करने से पहले भी समाप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। किसकी रिकमेंडेशन पर? प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन पर। और ये प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 83 में, ठीक है। आर्टिकल 83 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं उसके टाइम पीरियड से पहले ही। अब नेक्स्ट है पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग का प्रावधान, यानी कि उनकी जॉइंट सिटिंग, ठीक है, वो कब की जा सकती है? जॉइंट सिटिंग में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ बैठाया जाता है। वो कब उनकी एक जॉइंट सिटिंग बैठक कब हो सकती है? अंडर आर्टिकल 108 के तहत, अगर मान लीजिए कोई बिल लोकसभा के से पास हुआ है, ठीक है, लोकसभा ने कोई बिल पास कर दिया है और वो बिल राज्यसभा के पास गया है, लेकिन राज्यसभा ने क्या करा? उस बिल को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी हाउस के लिए है कि एक हाउस ने बिल को पास किया, दूसरे ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया, ठीक। दूसरा, अगर दूसरा सदन जो है उस बिल के ऊपर डिसएग्री करता हो, यानी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और अगर दूसरे ने कोई अमेंडमेंट उसमें बताया है कि हाँ भाई इसमें ये अमेंडमेंट होना चाहिए, लेकिन पहले वाले ने क्या कर दिया? उस पर डिसएग्री कर दिया। या फिर कोई बिल किसी दूसरे सदन के पास 6 महीने से ज़्यादा पेंडिंग है, तो इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो है वो किस चीज़ का ऑर्डर दे सकते हैं? जॉइंट सिटिंग का ऑर्डर दे सकते हैं। और इस जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के स्पीकर करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जॉइंट सिटिंग जब भी होगी उसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करेंगे। अगर लोकसभा के स्पीकर नहीं हैं, ठीक है, तो डिप्टी स्पीकर करेंगे, ठीक। अब इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो याद रखनी है कि जॉइंट सिटिंग किस प्रकार के विधेयक के लिए लाई जा सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक के लिए लाई जा सकती है, ठीक, साधारण विधेयक। क्योंकि जो मनी बिल होते हैं, धन विधेयक होते हैं, उसमें राज्यसभा को ज़्यादा इंटरवीन करने की परमिशन नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशनल जो विधेयक होते हैं उसके लिए क्या प्रावधान है कि दोनों ही सदनों को उसे अलग अलग पास करना होगा। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का क्रिएशन, उसका निर्माण और उसका विघटन किस प्रकार होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी राज्यों की जो विधान परिषद होती है, ठीक है, उसकी क्रिएशन और डिसोल्यूशन कैसे होता है? पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है अंडर आर्टिकल 169। इसके लिए क्या होता है कि जो
राज्य की विधानसभा है वो एक प्रस्ताव पारित करती है और उस प्रस्ताव को फिर बाद में उसके आधार पर पार्लियामेंट जो है इसका क्रिएशन या डिसोल्यूशन करती है। अब भारत के 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है इस टाइम, यानी द्विसदनीय व्यवस्था भारत के सिर्फ 6 राज्यों में है। वो है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये आपको याद रखना है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। विधानसभा का इलेक्शन प्रोसीजर कौन से आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो वो है आर्टिकल 170। ठीक, कि विधानसभा के इलेक्शन किस प्रकार होंगे उसके बारे में आर्टिकल 170 बात करता है। तो इस प्रकार हमने अपने पॉलिटी के सभी PYQs को कवर कर लिया है। ठीक है, आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, इसे रिवाइज़ कीजिए और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उनका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए।